नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम आपदा प्रबंधन को खत्म करने जा रहे हैं। 80% भाग पहले वीडियो में हो चुका था। अब जो 20% बचा है उसको हम देख लेते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत में आपदा ये टॉपिक रह गया था, बाकी सब हो चुके हैं। भारत में आपदा है भूकंप। सबसे पहले हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, भूकंप के बारे में। भू यानी धरती का कांप जाना। कैसे कांपती है? तो भूकंप होता है अंतर्जात, यानी पृथ्वी के अंदर से। अंतर्जात इंट्रिंसिक आकस्मिक बल है, ये एकाएक बल उत्पन्न होता है। आकस्मिक मतलब एकाएक, पता नहीं चलता हमें। तो अंतर्जात आकस्मिक बल से, है ना, उत्पन्न होता है पृथ्वी के अंदर। ठीक है, कुछ क्रियाएं हो रही हैं तो उनसे जो बल लगता है उसको बोलते हैं अंतर्जात। एक होता है बहिर्जात बल, एक होता है अंतर्जात। और आकस्मिक यानी एकाएक आ जाता है ये। इसकी उत्पत्ति तरंग के रूप में होती है, तरंगों के रूप में, वेव्स के रूप में। और तरंगों के रूप में ऊर्जा का क्या होता है? स्थानांतरण। यानी भूकंप एक तरंग है। सिंपल, भूकंप धरती के अंदर से निकली हुई एक तरंग है। ठीक है, जो तरंग क्या करती है? ऊर्जा का स्थानांतरण। अब वो वहां से ऊर्जा ला रही है। अब वो ऊर्जा आकर धरती पर क्या करेगी? धरती को हिलाएगी, तो है ना। तो तरंग है, उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो देखिए, ये पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी है, यहां से भूकंप निकला। देखिए, पृथ्वी में अंदर, पृथ्वी की गहराई में जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसको भूकंप मूल कहते हैं, फोकस कहते हैं, फोकस। और फोकस से सबसे कम दूरी पर जो बिंदु धरातल पर होता है, क्या कहा मैंने? फोकस से सबसे कम दूरी पर बिंदु जो धरातल पर होता है, जहां पर इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है, उसको अधिकेंद्र कहते हैं। अधि मतलब ऊपर, एपिसेंटर। पृथ्वी की सतह पर होता है, भूकंप मूल से निकटतम दूरी पर। इससे निकटतम दूरी होती है ना। तो निकटतम दूरी जरूरी नहीं है कि ये यहां हो, भूकंप मूल यहां भी हो सकता है ना। भूकंप मूल, भूकंप 3 प्रकार के होते हैं: छिछली भूकंप, सैलो मध्यम रेंज वाले भूकंप, और गहरे भूकंप। तो जो बहुत गहराई से आते हैं, है ना, कुछ छिछले होते हैं जो बहुत बगल से आते हैं, अलग अलग। तो भूकंप मूल कहीं भी हो सकते हैं, वो तो चित्र है एक, आपको समझा दिया। देखिए, तरंगों के रूप में ये आता है। तो यांत्रिक तरंगों को आप समझ लीजिए, मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं। तो यांत्रिक तरंगें, देखिए, तरंगें 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है यांत्रिक और एक होता है विद्युत चुंबकीय तरंगें। यांत्रिक तरंगों को माध्यम चाहिए। क्या चाहिए? माध्यम, जिससे वो गुजर सके, जैसे ठोस, द्रव, गैस। विद्युत चुंबकीय तरंगों को माध्यमों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, माध्यम हो या ना हो वो गुजरेगी ही। जबकि यांत्रिक तरंगों को माध्यम चाहिए। क्यों? क्योंकि कणों के कंपन के कारण माध्यम में, मान लीजिए माध्यम है हवा, तो हवा में कण होते हैं। ठीक है, कणों के कंपन के कारण ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अगर ये ऊर्जा यहां से यहां आनी है तो एक कण आपस में, है ना, कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो ऊर्जा इसने इसको दी, इसने इसको दी, इसने इसको दी। इस प्रकार से कणों के कंपन के द्वारा ऊर्जा का क्या हो रहा है? स्थानांतरण। यही होता है मैकेनिकल वेव्स में। मैकेनिकल यानी कणों के, जो कण कंपन कर रहे हैं, उनके द्वारा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है, वाइब्रेट होकर। इसको आप समझ गए होंगे, है ना। तो बात कर लेते हैं अब आगे। यांत्रिक जो तरंगें होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। यांत्रिक तरंगें समझ में आ गई, कणों के, है ना, कंपन के द्वारा, कणों के कंपन के कारण ऊर्जा का स्थानांतरण। अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडनल, अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स। 2 प्रकार की होती है यांत्रिक तरंगें, अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडनल, अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स। कणों का कंपन तरंग की दिशा के समानांतर। जैसे मान लीजिए तरंग ए जा रही, तो कणों का कंपन कैसा होगा? तरंग की दिशा के समानांतर। नहीं, जो कण होंगे वो कंपन ऐसे करेंगे, ऐसे, यानी कण ऐसे में कंपन करेंगे। तो देखिए, तरंग की दिशा के कैसे है? समानांतर, ऐसे कण कंपन कर रहे हैं। और दूसरा है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ में क्या होता है?
कणों का कंपन तरंग की दिशा की लंबवत, तरंग ऐसी जा रही है और जो कण कंपन कर रहे हैं वो ऐसे कर रहे हैं, माध्यम के जो कण हैं वो ऐसे ऐसे कंपन कर रहे हैं। लंबवत हो गया ना, तरंग की दिशा की लंबवत, यानी ये कोण 90 डिग्री का बन गया। तो दो प्रकार से है ना होती हैं यांत्रिक तरंगें, उसी रूप में आती हैं। यांत्रिक तरंगों के रूप में ही आता है भूकंप। तो भूकंप की जो तीव्रता है, ठीक है, वो क्या होती है, तीव्रता को इंटेंसिटी बोलते हैं। भूकंप की तीव्रता का मतलब होता है यहां पर कितना प्रभाव पड़ा, सतह पर होने वाले कंपन का प्रभाव। सतह यानी यहां पर जो वाइब्रेशन हुआ, जो यहां से ऊर्जा निकली, ऊर्जा क्यों निकली मैं उसके है ना उसका भी कारण बताऊंगा। यहां से जो ऊर्जा निकली और यहां पर वो पहुंची तो उसने क्या किया, क्या प्रभाव इम्पैक्ट डाला, यहां पर कितनी क्षति की, जान माल का नुकसान कितना किया, उसको तीव्रता कहेंगे, इंटेंसिटी। और एक होता है परिमाण, एक होती है तीव्रता इंटेंसिटी, और एक होता है परिमाण मैग्नीट्यूड, है ना। अगर आपको भूकंप की वास्तविक स्थिति जाननी है तो तीव्रता से ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ, वो है तीव्रता। परिमाण का मतलब होता है यहां से ऊर्जा कितनी निकली, ऊर्जा कितनी निकली वो है परिमाण। अब ऊर्जा ज्यादा निकले, हो सकता है ऊर्जा ज्यादा निकले लेकिन सतह पर प्रभाव कम हो सकता है ऊर्जा कम निकले सतह पर प्रभाव ज्यादा हो। तो सतह पर जो प्रभाव दिखता है उसको तीव्रता कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं। इंटेंसिटी को मापते हैं हम मर्केली स्केल पर। मर्केली, कितने लोग मरे, ऐसा समझ लीजिए आप उसको, है ना। और परिमाण को मापते हैं रिक्टर स्केल पर कि यहां से कितनी ऊर्जा निकली थी। तो तीव्रता जो होती है वो यहां तो सबसे अधिक होगी लेकिन यहां पर घटती जाएगी, अधिक केंद्र से दूर जाने पर तीव्रता घटती है। लेकिन जो परिमाण है वो तो समान होगा ना। परिमाण जो यानी जो होता है रिक्टर स्केल का मान वो सब जगह समान होगा। मर्केली स्केल का मान दूर जाने पर घटता जाएगा, लेकिन जितनी ऊर्जा निकली वो ऊर्जा उतनी ही निकली, वो चाहे इस दिशा में जाए, चाहे इस दिशा में जाए, चाहे इस दिशा में जाए, है ना। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये थोड़ा ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, मैं आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको समझ में आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करें। भूकंपीय, ठीक है, भूकंपीय तरंग है, ठीक है, ये जो है इसको आप क्या कर लेना है, इसको मिटा देना है, इसमें कुछ नहीं है। ये भूकंपीय तरंग है, ये क्या है, भूकंपीय तरंग है। सीस्मिक, सीस्मिक का मतलब क्या होता है, भूकंप, आपने पढ़ा होगा सीस्मोलॉजी, ऐसा विज्ञान जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है वो भूकंप शास्त्र यानी सीस्मोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और इसको, उस भूकंप को जिस पैमाने पे, मतलब भूकंप को जिस हम उस पर मापते हैं जिस राशि में, वो है सिस्मोग्राफ, जिस मीटर पर मापते हैं। हम बात कर रहे हैं सीस्मिक वेव्स की। भूकंप में जो तरंगे निकलती हैं, अभी मैंने आपको चित्र दिखाया था, वहां पर दो प्रकार की तरंगे निकलती हैं। वहां से तरंगे तीन प्रकार की होती हैं। पहला पी तरंग, प्राइमरी तरंग, प्राथमिक तरंग, पी से बनेगा प्राथमिक या प्राइमरी वेव्स, जो सबसे पहले भूकंप मूल से निकलेगी। भूकंप मूल क्या है, यहां है, मान लीजिए भूकंप मूल, यहां से निकली और यहां पर आई, तो ये भूकंप मूल से जो निकली सबसे पहले जो तरंग निकलेगी वो प्राथमिक तरंग होगी, पी तरंग, प्राइमरी वेव्स। फिर दूसरा होता है एस तरंग, सेकेंडरी यानी द्वितीयक, सेकेंडरी तरंग, जो इससे बनेगी, इसी यहां से ये भी निकलेगी, ठीक है। तो ये पहले दो पढ़ेंगे हम। फिर लास्ट में होता है एल तरंग, सतही तरंग, जिसको बोलते हैं सरफेस वेव्स। एल का मतलब लव वेव्स, प्रेम वाली तरंग होती है, लव वाली वेव्स। ये यहां पर चलती हैं सतह के समीप, यहां से नहीं निकलती, ये यहां पर प्राथमिक और द्वितीयक तरंगों से मिलकर बनती हैं। तो जो शुरुआत से निकल रही हैं उनको बोलते हैं बॉडी वेव्स, पिंड तरंगें, वस्तु की तरंगें। यहां से ऊर्जा निकली तो यहीं से निकलेंगी दोनों, पी और एस। एल तरंग तो सरफेस, सतह के आसपास से निकलती है, ठीक है।
तो ज्यादा नुकसान यही पहुंचाएंगी। कौन? लव। जिससे आप ज्यादा लव करेंगे वही आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसका मतलब यही हुआ। तो देख लेते हैं प्राथमिक तरंग क्या है। ध्वनि तरंग के समान अनुदैर्घ्य, लॉन्गिट्यूडनल। जैसे हम जो आवाज बोल है ना, हमारी जो वॉइस है, ध्वनि है, वो कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल। मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये चलेगी, मतलब अगर तरंग की दिशा ऐसी है तो इसमें कंपन भी ऐसा ऐसा होगा, उसी दिशा में, है ना। तो यही ध्वनि तरंगों में होता है। तो ये अनुदैर्घ्य है। अनुदैर्घ्य का मतलब अगर तरंग ऐसी जा रही है तो जो कण कंपन करेंगे वो ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तरंग ऐसे जा रही है ना, नीचे से ऊपर की ओर, तो कंपन ऐसे ऐसे करेंगे उसी दिशा में, समानांतर। तो अब ध्यान से देखिएगा, अगर ऊपर जा रही है नीचे नीचे से और कण भी ऐसे ऐसे कंपन कर रहे हैं तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये चीजों को बैलेंस कर रही है। लेकिन इसकी रफ्तार बहुत तेज होती है, सबसे पहले निकलेगी तभी तो उसका नाम प्राथमिक है ना। तो गति इसकी सबसे अधिक होती है क्योंकि ये सबसे पहले पहुंचेगी। सबसे पहले अगर सतह पर कोई पहुंचेगी तो वो कौन पहुंचेगी? प्राथमिक तरंग सबसे अधिक, क्योंकि इसकी सबसे पहले कंपन करती है ये धरती पर, सतह पर जाकर। यहाँ पर सबसे पहले पी पहुंचेगी तभी तो उसका नाम है ना प्राथमिक। सबसे अधिक इसकी गति होती है, सबसे पहले कंपन करेगी, सभी माध्यम में गमन कर सकती। ये जो तरंग है ये ठोस में भी जा सकती, द्रव में भी जा सकती, गैस में भी जा सकती, लेकिन इसकी तीव्रता सबसे कम होती है। तीव्रता यानी जो इम्पैक्ट, नुकसान कम पहुंचाती है। अभी बताया था मैंने, तीव्रता नुकसान कम पहुंचाती है। क्यों? आप इसको समझिए। अगर यहां से निकलेगी ये, ठीक है, मैं मान लीजिए यहां से कोई है ना भूकंप मूल है, यहां से निकली और इस तरफ गई तो ऐसी ऐसी जाएगी ना। तो ऐसे ऐसे में कंपन से नुकसान कम होता है, नुकसान होता है ऐसे ज्यादा। क्यों? मैं उसको बताता हूं आपको। ये जल की या प्रकाश तरंग के समान अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है, ट्रांसवर्स होती है ना, वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। लेकिन जल की तरंग जो होती है, जल है ना, जल में आप पत्थर फेंकेंगे तालाब में तो जो लहरें बनती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। उसमें क्या होता है, तरंग ऐसी जा रही है, कण जो कंपन करेंगे वो ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। मतलब अगर ऐसी जा रही है तरंग नीचे से ऊपर की ओर, तब कण ऐसे ऐसे हिलेंगे तो ज्यादा नुकसान यही करेगी। कण ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे तो नुकसान वाली सबसे ज्यादा नुकसान यही करेगी। मतलब जो नुकसान करेगी वो ये ज्यादा करेगी इसकी अपेक्षा। तीव्रता इसकी पी तरंगों की अपेक्षा अधिक है। तीव्रता मतलब नुकसान ज्यादा करेगी, इससे ज्यादा। गति पी तरंग से कम, गति तो इसकी ज्यादा है ना, तभी तो इसका नाम है प्राथमिक। सबसे पहले पहुंची तो प्राथमिक। और इसकी विशेषता है कि यह केवल ठोस माध्यम में ही चल सकती है। एस तरंग केवल ठोस माध्यम में जा सकती, तरल और गैस में नहीं जा सकती। एल एल माने लव तरंग या लव वेव्स, सतही तरंग, सरफेस, जो सरफेस के निकट बने ए वाली तरंग। दोनों तरंगों के मिलने से ये दोनों तरंगे मिल जाएंगी तो ये अनुप्रस्थ भी है, अनुदैर्घ्य भी है, क्योंकि ये दोनों तरंगों के मिलने से बनती है। इसकी तीव्रता सबसे ज्यादा होगी क्योंकि सतह के समीप चलने के कारण सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। गति सबसे कम होगी, गति बहुत कम होगी, और जो चीजों की ऐसे भी हिलाएगी, ऐसे भी हिलाएगी, ऊपर नीचे ऐसे, ठीक है, चारों दिशाओं में चीजों को कर देगी। तो आपके जो मकान है वो गिर जाएंगे। विध्वंसकारी तरंग है ये, सबसे ज्यादा विध्वंस ही मचाती है। आगे बात कर लेते हैं। ये देखिए, भूकंप की तीव्रता को निर्धारित करने वाले कारक की तीव्रता मैंने इफेक्ट कितना होगा वो कैसे डिसाइड होता है, तो मैं आपको बताऊं। यहां पर आप देख रहे हैं बहुत ध्यान से, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि ये जो है वो एस तरंग का छाया क्षेत्र है। किस तरंग का? एस तरंग का छाया क्षेत्र, ठीक। मतलब यहां से अगर भूकंप मूल है तो यहां से तरंगें निकली ऐसे जाएंगी, ठीक है, ये जा रही हैं, ठीक है। इसके बाद ये चीजें गायब हो जाती हैं। यहां के बाद एस तरंग है, एक गायब यहां पर क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने बताया कि एस तरंगें केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं। इसका मतलब यहां पर जो माध्यम आ गया वो द्रव आ गया, लिक्विड जैसा हो गया,
जबकि मैंने बताया था प्राथमिक सब में चलेगी, तो प्राथमिक यहाँ भी चल रही है। देखो ये प्राथमिक है, ठीक है, ये प्राथमिक है। तो एस तरंग का आप ग्राफ देखें तो इतना बनेगा, इतना ही है। यहां पर आपको एस तरंग नहीं मिलेगी, इसलिए इसको बोलते हैं एस तरंग का छाया क्षेत्र, शैडो जोन। एस तरंग का छाया क्षेत्र बड़ा होता है किससे? पी तरंग से। पी तरंगें भी कहीं गुम हो जाएंगी, पी तरंग जो होंगी वो गुम तो नहीं होंगी, बट उनका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बीच में कहीं कहीं पी तरंग का भी छाया क्षेत्र बनता है, ठीक है, वो थोड़ा कम होता है। तो पी तरंग का छाया क्षेत्र कम होता है, एस तरंग का छाया क्षेत्र ज्यादा होता है, क्योंकि एस यहां से गई और यहां से निकली। ये अगर ऐसी और ऐसी जाएगी तो इसका तो छाया क्षेत्र कम ही होगा ना, ठीक है। यहां पर ऐसे निकलती है, ये आती है पी तरंग, तो ये बनता है पी तरंग का छाया क्षेत्र। यहां पर नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वो साइंस है, अपवर्तन आपने पढ़ा होगा, रिफ्रैक्शन है ना, स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम, वो सब बातें होती हैं। तीव्रता इंटेंसिटी कैसे होगी? भूकंप मूल की गहराई, ये पृथ्वी है, अगर ज्यादा गहराई से भूकंप आ रहा है, गहराई ज्यादा तो तीव्रता कम, सही बात है। ज्यादा गहराई से भूकंप तरंगे आएंगी तो वो बहुत ज्यादा दूरी चलने के कारण थक चुकी होंगी और वो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी, तीव्रता कम हो जाएगी तरंगों की तीव्रता। चट्टान का संगठन और संरचना, चट्टान किससे बनी है? संगठन, संरचना। चट्टान अगर बिल्कुल ठोस है तो उसमें से तरंगे बिल्कुल तेजी से निकलेंगी, क्योंकि उसमें कण बिल्कुल पास पास है। ठोस में कण पास पास होते हैं तो ठोस में से एक बहुत जल्दी निकल जाएगी। बट अगर यही द्रव है या गैस है तो उसमें धीमे धीमे चलेगी, ऐसे ऐसे। तो चट्टान का संगठन और संरचना, अगर अवसादी चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक है, जैसे मुलायम चट्टान हो गई, असंगठित चट्टान हो गई, मिट्टी जैसी, कीचड़ जैसी, तो वहां पर जैसे गंगा के मैदान में भूकंप की तीव्रता ज्यादा देखने को मिलेगी, बजाय भारत के प्रायद्वीपीय पठार से। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वहां पर भूकंप कम आते हैं, और हिमालय के क्षेत्र में और मैदानी क्षेत्र में, दिल्ली में भूकंप क्यों आते हैं? क्योंकि दिल्ली बसा है मैदानी इलाकों में, और मैदानी इलाकों में अवसादी चट्टान से मुलायम असंगठित जलोढ़ मिट्टी है, वो असंगठित है, ठीक है। दूसरा, भ्रंश तल से निर्मित सतह, जहां पर फॉल्ट लाइन पाए जाते हैं, फॉल्ट यानी भ्रंश, मतलब इसको आप यूं समझ लीजिए, भ्रंश का मतलब होता है जब कोई चीज ऐसी हो, है ना, जमीन समतल है, वो टूटकर अलग हो जाता है, जो तल बना वो भ्रंश तल बना, तो यहां से फिर ऊर्जा निकल सकती है, तो भ्रंश तल से निर्मित सतह। समस्थैतिक असंतुलन, प्रकृति अपने आप को बैलेंस करती है, जिसको बोलते हैं सम आइसोस्टेसी। प्रकृति अपने आप को बैलेंस करती है, उसको बोलते हैं आइसोस्टेसी, समस्थिति, है ना। लेकिन हमने क्या किया? हम पहाड़ों पर गए, वहां पर जाकर पेड़ काटे, है ना, वहां पर मकान बना लिए, तो आप क्या कर रहे हैं? समस्थैतिक असंतुलन कर रहे हैं। आपने बांध बनाया, बांध में बहुत ज्यादा पानी भर गया, उस पानी का दबाव पड़ा नीचे, जमीन की बहुत गहराई में, जो चट्टाने हैं उन पर, वो चट्टाने टूट गई, है ना, एकदम टूटी, और फिर से वापस जुड़ने की कोशिश की उन्होंने, ठीक है, क्योंकि जो चीज टूटती है, इलास्टिक, है ना, इलास्टिसिटी एक चीज होती है, प्रत्यास्था, कि अगर कोई चीज टूटेगी तो फिर से वो वापस आने की कोशिश करेगी, तो ये कंपन उत्पन्न करेगी। तो ये समस्थैतिक असंतुलन है। आगे बात करते हैं, जलाशय प्रेरित भूकंप, यही मैंने बताया है ना, जलाशय प्रेरित भूकंप कहते हैं इसको, रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, RIE कहते हैं। जलाशय से प्रेरित भूकंप, जलाशय यानी जो हमने बांध बनाए हैं उनसे भूकंप आता है, ठीक है। जैसे कोयना, महाराष्ट्र में है कोयना, 1967 में यहां पर भूकंप आया था। यहां पर जो कोयना जलाशय था, तलहटी पर बहुत अवसाद जम गए थे, अवसादीकरण हो गया था, सेडिमेंटेशन हो गया था, बहुत ज्यादा अवसाद जम गए थे। अवसाद का भार चट्टानों पर है ना, धरती के नीचे बहुत गहराई में चट्टानों पर इतना पड़ा कि वही चीज हुई, चट्टानें टूट गई। तो ये जलाशय प्रेरित भूकंप है। गहराई के आधार पर 3 प्रकार के भूकंप होते हैं। जैसे अगर वो मैंने बताया था ना, जो जितनी ज्यादा गहराई से आएगा उतनी ही कम तीव्रता होगी, जो जितनी कम गहराई से आएगा तीव्रता उसमें कम होगी।
तो छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप सैलो ये 70 किलोमीटर से आ सकते हैं, 70 से, यानी यहां से हम 70 किलोमीटर से कोई भूकंप उत्पन्न हो या 50 से हो या 40 किलोमीटर से नीचे हो तो बहुत ज्यादा नुकसान करेगा छिछले उद्गम केंद्र के। 300 किलोमीटर से अगर कोई आ रहा है, 300 किलोमीटर यानी 250, 200, 150, 150, यानी 100, वहां से कोई आ रहा है तो वो मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप है। और 700 से किलोमीटर से ज्यादा आ रहा है तो वो गहरे हैं, ये सबसे कम नुकसान करेंगे। गहराई से ज्यादा आ रहे हैं ये उससे कम, उससे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा नुकसान करेंगे। ठीक है। भूकंप संवेदनशील क्षेत्र, भूकंप कहां आते हैं? तो भूकंप आते हैं प्लेट सीमांतों पर। इस बात को आपको समझना है, प्लेट मार्जिनल्स पर, प्लेट मार्जिन्स पर। देखिए है क्या, आप लोगों ने भूगोल पढ़ी होगी, ज्योग्राफी, उसमें प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ी होंगी, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, टूजो विल्सन ने जो दिया था। ठीक है, उसमें बहुत सारे लोगों ने दिया था, टूजो विल्सन भी है और भी है। अपनी जो धरती है वो बड़े बड़े ऐसे प्लेटों से बनी है। ठीक है, अब ये जो प्लेटें हैं ये आपस में गति करती हैं, तो ये गति कैसे कर सकती हैं? हो सकता है ये प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराएं, इसको बोलते हैं अभिसारी। अभिसारी माने मिलना, कन्वर्जेंट। अभिसारी प्लेट सीमांत, तो ये प्लेटों का सीमांत है और अभिसारी है, मिल रही है, कन्वर्जेंट है, तो अभिसारी प्लेट सीमांत। यहां पर क्या होगी, दो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं तो एक जो वजनी होगी वो नीचे जाएगी, जो वजनी होगी वो नीचे जाएगी, नीचे जाएगी। नीचे पृथ्वी, आपने सुना होगा पृथ्वी आग का गोला है, तो पृथ्वी के नीचे यहां पर अग्नि है, यहां पर तापमान ज्यादा है, तो ये गल जाएगी प्लेट। तो जो अभिसारी सीमा है, यहां पर प्लेट नीचे जाएगी और गल जाएगी, तो इसको बोलते हैं विनाशकारी सीमा, विनाशकारी प्लेट सीमा, क्योंकि यहां पर विनाश हो रहा है। किसका विनाश हो रहा है? प्लेट का। ठीक है, ये प्लेट है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर एक प्लेट है, एक ऐसी जा रही है और यहां पर ऐसी जा रही है, तो क्या होगा, दूर जा रही हैं तो यहां का दबाव जो है, यहां पहले जो दबाव था वो ज्यादा था, पहले मिली थी प्लेटें, अब वो दूर जा रही है, तो अब क्या होगा, अब जो दबाव है यहाँ का, यहाँ जो दबाव था वो कम हो गया, तो नीचे से जो आग है या मैग्मा है वो बाहर निकल आएगा और वो ऐसे फैलता रहेगा, तो ये दूर जाती रहेंगी और मैग्मा बढ़ता रहेगा। इससे यहां पर मैग्मा जमता रहेगा और नई प्लेट बन रही है, इसको बोलते हैं, ठीक है, निर्माणकारी प्लेट सीमांत। यहां पर बन रही है कुछ, ठीक है, यहां पर चीजों का बनना, ये विध्वंसकारी, विनाशकारी प्लेट सीमांत है, निर्माणकारी है। एक ऐसा भी हो सकता है कि एक प्लेट ऐसी गति करे, दूसरी भी ऐसी करे, या एक प्लेट ऐसी करे, दूसरी ऐसी करे, तब भी इनमें क्या हो सकता है, इनमें थोड़ा सा भी अगर टच हुआ प्लेटों में, हम जिस पृथ्वी पर खड़े हैं बहुत वो बड़ी बड़ी प्लेटों से मिलकर बनी है। जैसे आपने सुना होगा यूरेशियाई प्लेट, तो यूरोप और एशिया एक बड़े टुकड़े पर है। वो बड़ा टुकड़ा आप ऐसा समझिए कि वो जाएगा यहां से, ठीक है, 100 किलोमीटर तक, है ना, इतना बड़ा टुकड़ा। अब उसमें ये चीजें हो रही हैं, ठीक है, तो ये समझना है आपको। तो प्लेट के सीमांतों पर, तीनों प्लेट सीमांतों पर, क्योंकि यहां जब टक्कर होगी तो तुरंत भूकंप आएगा, यहां जब वो दूर जाएंगे तब भी वो, है ना, ऐसे होंगी तो तुरंत, है ना, भ्रंशन के कारण भूकंप आएगा। जब वो ऐसे चलेंगे तब टकराएंगी तो इससे भी भूकंप आएगा। क्यों आएगा भूकंप? क्योंकि देखो ऐसे में जब वो जाएंगी तो घर्षण हो रहा है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा। आप हाथों को ऐसा मलेंगे तो, है ना, गर्मी, हीट उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है, प्लेटें ऐसे टकराती हैं तो ऊष्मा निकलती है, वही ऊष्मा आके भूकंप कहलाती है। अभिसारी प्लेट, अपसारी और समानांतर, तीनों पर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये कुछ नहीं लिखा है, इसको आप मिटा लीजिए। तो भूकंप संवेदनशील क्षेत्र यही कहलाते हैं जहां पर भूकंप ज्यादा आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखो मैंने बताया था कि जब दो चट्टानें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उसको बोलते हैं पुनश्चलन सिद्धांत, प्रत्यास्थ, इलास्टिक पुनश्चलन सिद्धांत। एच.एफ. रीड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, यानी हर चट्टान की एक प्रत्यास्थ यानी तन्य की सीमा होती है,
इलास्टिक यानी फैलने की, तनने की सीमा होती है। अगर वो सीमा से ज्यादा उसको ताना जाए तो वो टूट जाएगी, फिर टूट कर वो फिर से पुनः वापस, यानी ऐसे किया, ऐसे खींचा, ऐसे करके फिर से वापस आएगी, यानी पुनश्चरणी फिर से वो जुड़ना चाहेगी, तो इससे कंपन होगा। प्रत्येक चट्टान की एक प्रत्यास्थ सीमा होती है। टूटने के बाद पूर्व अवस्था हेतु वो चट्टान कोशिश करती है कि जो हम टूटे हैं फिर से पहली अवस्था में आ जाए। इसी को, है ना, भूकंप ऐसे भी उत्पन्न हो सकता है। हिमालय क्षेत्र में देखिए आप, भारत में आपदा पड़ रहा है ना हिमालय में, तो भारत में क्या है, हिमालय क्षेत्र में भूकंप आते हैं ज्यादा, है ना। हम बात करेंगे हिमालय क्षेत्र में क्यों आते हैं। जैसे आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर भूकंप आए। क्यों आए? क्योंकि यहाँ पर महाद्वीप और महाद्वीप अभिसारी प्लेट सीमांत है। यहाँ पर दो प्लेटें अभिसारी यानी मिल रही हैं, दो प्लेटें मिल रही हैं। देखिए कैसे, आपने पढ़ा होगा कक्षाओं में कि दो प्लेटें मिल यहां पर टकराती हैं। एक प्लेट है यूरेशियाई, ठीक है, एक प्लेट है भारत की, इसको बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। अपनी प्लेट जो भारत की है वो भारी है, वजनी है, तो ये प्लेट पता है इसके नीचे जा रही है ना, ये जो यूरेशिया प्लेट, तो यहां पर जब वो नीचे जाती है तब यहां पर टकराव होता है, टकराव होता है तो कंपन होता है, ठीक है, कंपन से भूकंप आते हैं, इसी कारण से भूकंप आते। लेकिन बात ध्यान रखना है, अगर ये होती महाद्वीपीय और ये होती महासागरीय, तो महासागरीय और भारी होती तो वो ज्यादा गहराई तक जाएगी, तो वहां ज्वालामुखी भी आएंगे, लेकिन एक कम गहराई तक जाएंगे, क्योंकि ये भी महाद्वीपीय है, ये भी महाद्वीप की है, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा वजनी, इससे थोड़ी ज्यादा वजनी। लेकिन जो महासागर की प्लेट होती है वो बहुत वजनी होती है, बहुत गहराई तक जाती है, तो यहाँ ज्वालामुखी बनते। लेकिन हिमालय में क्यों ज्वालामुखी नहीं बनते? क्योंकि हिमालय में महाद्वीप और महाद्वीप की प्लेट है, तो महाद्वीप वजनी ज्यादा नहीं होते हैं, थोड़ा सा वजनी है, तो वो ज्यादा गहराई तक नहीं जाती, इसलिए केवल भूकंप आएंगे। महाद्वीपीय अभिसारी प्लेट सीमांत छिछली और मध्यम केंद्र के यहाँ पर भूकंप आते हैं, और जहां पर ये जाती है उसको बेनी ऑफ जोन कहते हैं। यहाँ पर ये जो जा रही है इसको बेनी ऑफ जोन कहते हैं, इसका बेनी ऑफ जोन कम होता है, यानी कम गहराई होती है। तो यहां से छिछले यानी कम गहराई के और मध्यम केंद्र के भूकंप आते हैं। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है। ज्वालामुखी क्यों नहीं आते? क्योंकि अधिक गहराई में नहीं जा रही। क्या नहीं जा रही? भारतीय प्लेट, ठीक है। आगे चलते हैं। सीस्मोलॉजी यानी भूकंप शास्त्र, ये भूकंप का विज्ञान है। मरकेली स्केल, कितने लोग मरे, कितना नुकसान हुआ, तीव्रता को दर्शाता है, इंटेंसिटी। रिक्टर स्केल दर्शाता है परिमाण को, कितनी ऊर्जा निकली थी, ठीक है, मैग्नीट्यूड, कितनी ऊर्जा नीचे से निकली थी, है ना, फोकस से कितनी ऊर्जा निकली थी। तो देखिए मरकेली स्केल तीव्रता या प्रभाव दर्शाती है कि धरती पर क्या प्रभाव या तीव्रता है ना, प्रभाव हुआ। ये रोमन अंक 1 से 12 तक जाती है। अधिकेंद्र से दूर जाने पर परिवर्तन होता है इसमें। यहाँ अधिकेंद्र है, इससे यहां जाएंगे तो कम होती जाएगी ये, क्योंकि ज्यादा नुकसान तो यही होगा ना। जबकि ये परिमाण है, मैग्नीट्यूड, भूकंप मूल से ऊर्जा निष्कासन की मात्रा, कितनी ऊर्जा निकली, इसको गणितीय अंक में 1 से 10 तक दिखाते हैं। कितनी ऊर्जा निकली, तो ऊर्जा तो सब क्षेत्रों के लिए समान निकली होगी। क्रमागत एक अंक बढ़ने पर, अगर आप 1 2 3 4 ऐसे करें और आप कोई भी दो अंकों के बीच जाए, 5 से 6 जाए, तो एक अंक बढ़ने पर आपका आयाम 10 गुना बढ़ जाता है। आयाम माने विस्थापन की दर, कितने गुना बढ़ जाएगा? 10 गुना, और 32 गुना अधिक ऊर्जा निकलेगी। यानी 5 से 6 हुआ। रिक्टर स्केल पर किसी ने कहा कि रिक्टर स्केल पर 6 आया, इसका मतलब यह है कि अगर 5 आया होता तो 5 आया होता और 6 आ गया, अब 5 आया होता और 6 आ गया, तो 6 में क्या होगा? 5 की अपेक्षा 32 गुना ज्यादा ऊर्जा निकलेगी, ज्यादा नुकसान होगा। 32 गुना ज्यादा ऊर्जा और 10 गुना ज्यादा आयाम, ठीक है। भारत में भूकंप के कारण क्या है? तो पहला तो है हिमालय में प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनी की प्लेटें मिल रही हैं। भारतीय प्लेट घुस रही है किसके नीचे? किसके नीचे घुस रही है? यूरेशियन प्लेट के नीचे, एक कारण। दूसरा है भ्रंश रेखाएं बनी हैं, फॉल्ट लाइंस हैं भारत में। पहले कहा जाता था कि भारत में भूकंप दक्षिण भारत का पठार है या प्रायद्वीपीय पठार है, वो बहुत पुराना है, वहां भूकंप आ ही नहीं सकते।
लेकिन वहां पर फॉल्ट लाइंस है कई जगह, उसमें भी भ्रंश तल है, मतलब ऐसी चट्टान यानी जो संरचना है वो कुछ ऐसी है तो भ्रंश तल है, यहां से ऊर्जा निष्कासित होती है, फॉल्ट लाइंस बोलते हैं। भूगर्भीय दोष है, ये भूगर्भ में दोष, कुछ फॉल्ट आ जाना, चट्टानी संरचना है ना, कमजोर हो जाना, तो वहां से ऊर्जा निकलती है। फॉल्ट लाइन के कारण आपने सुना होगा भुज में भूकंप आया था, गुजरात की भुज में 2001 में भूकंप आया था, हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। एक फॉल्ट लाइंस का उदाहरण है। ठीक है, बांध बना दें आप तो जलाशय प्रेरित भूकंप आएगा, जैसे कोयना में आया था 1967 में। खनन करेंगे आप ज्यादा गहराई तक, शहरीकरण, बहुत सारे कारणों से भूकंप आ सकते हैं। भारत के भूकंप क्षेत्र 4 हैं वर्तमान में, लेकिन एक नया भी अभी घोषित किया जा रहा है तो वो 5 है, 5 हो जाएंगे। तो 4 या 5 कितने भूकंप के क्षेत्र हैं, मतलब भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिए किसने बांटा है, तो बांटा है BIS ने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जो भूकंप के क्षेत्र हैं 4 हो या 5, लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से 5 है ना, बट किताबों में अभी 4 लिखा है तो आप 4 ही लगाएंगे। तो BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा भारत में भूकंप के क्षेत्र घोषित किए गए हैं 4। कौन कौन से हैं वो 4? पहला है 2, फिर है 3, फिर है 4 और फिर है 5। ये जो है इस प्रकार से दर्शाए जाते हैं, तो गिनिए कितने हैं, 1 2 3 4। पहला कहां गया भाई, पहला बोलते हैं पहला उसको दर्जा दिया जाता है जहां पर भूकंप आए ही ना। तो भारत में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जहां पर भूकंप ना आए, तो पहला है ही नहीं। जोन 1 भारत में अस्तित्व में नहीं है, भारत में कोई भी कहीं भी भूकंप आ सकता। तो जोन 1 का मतलब क्या होता है, अगर किसी देश में जोन 1 है उसका मतलब उस देश में भूकंप, उस जगह पे भूकंप नहीं आएगा, तो जोन 1 नहीं है। बाकी जोन 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6 की चर्चा चल रही है, तो अभी 4 ही मानकर चलिए आप। ठीक है, कौन बताता है, भारतीय मानक ब्यूरो। भारत में भूकंपीय क्षेत्र जोन 2, आप जोन में बढ़ेंगे, जैसे जोन 1 में बिल्कुल भूकंप नहीं आएगा, जोन 2 में थोड़ा सा भूकंप के चांस बनते हैं, तो ये सुरक्षित है। जैसे प्रायद्वीपीय पठार और राजस्थान, जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है ना, डेक्कन प्लेट्यू, तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार सुरक्षित है। ठीक है, काफी हद तक। जोन 3 उत्तर प्रदेश और तटीय राज्य है ना, यूपी और तटीय राज्य जोन 3 में आते हैं, थोड़ा ज्यादा रिस्क है यहां पर। ठीक है, फिर जोन 4 में क्या आते हैं, दिल्ली आती है, दिल्ली NCR का पूरा क्षेत्र, सिक्किम, शेष हिमालयी क्षेत्र जो है वो इसमें जोन 5 में आएंगे। जोन 5 में सबसे ज्यादा नुकसान होता है पूर्वोत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, कच्छ का रण। कच्छ का रण देखिए, जब से भुज में भूकंप आया कच्छ का रण इसमें आ गया है, गुजरात जोन किसमें, 5 में। उत्तरी बिहार, अंडमान निकोबार। और अब छठे में बात की जा रही है कि जो हिमालयी राज्य है यहाँ पर ज्यादा तीव्रता देखने को मिलती है, उत्तराखंड है ना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उसको इस पर रखा जाए जोन 6 में। वो उसकी चर्चा हो रही है, बट आप इसको ध्यान रखेंगे। 2 है प्रायद्वीपीय भारत का पठार, 3 में है तटीय राज्य, तट के बगल में राज्य, वहां पर भूकंप आ सकते। 4 में आ सकते दिल्ली NCR के, सिक्किम। बाकी 5 में देख लीजिए आप, पहाड़ी राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है। संस्थान और तकनीक, IIT रुड़की में पहली बार भारत में भूकंप का विभाग बना था 1960 में। भारत का पहला भूकंप इंजीनियरिंग विभाग IIT रुड़की उत्तराखंड में बनाया गया था। NIO राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान, 1966 में इसका बनाया गया था। देखिए ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर यही भूकंप धरती यानी जगह स्थल पर ना आकर यही भूकंप आए कहां पर, समुद्र की सतह, समुद्र की तलहटी में, अगर भूकंप समुद्र की तलहटी में आएगा तो समुद्र भी क्या होगा, जब इमारतें गिर जाती हैं तो पूरा समुद्र का जल जो है वो उथल पुथल हो जाता है, उसे ही बोलते हैं सुनामी। सिंपल। सुनामी क्या है, सुनामी है अगर समुद्र में भूकंप आ जाए तो जो समुद्र में हलचल होगी, तरंगे बनेंगी, वही सुनामी है। तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं। डोना पाउला गोवा में है ना। सुनामी और भूकंप के बारे में जानकारी देता है कौन, NIO।
CSIR सेंट्रल है ना, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च 4PI 1988 में बनाया गया था बेंगलुरु में। जीपीएस डेटा जो है ना, जीपीएस होता है ना, जीपीएस सिस्टम, उस डेटा के द्वारा भारतीय प्लेट की गति और तनाव का विश्लेषण की। भारत की प्लेट की गति कितनी है, कितनी स्पीड से, कितनी गति से वो जा रही है भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे, तो वो CSIR करता है। भूकंप प्रतिरोधी कोड बनाने हेतु BIS है। भूकंप प्रतिरोधी कोड, भूकंप के प्रतिरोध यानी भूकंप से लड़ने के लिए जो कोड बनाए जाते हैं उनके लिए BIS को संस्था, नोडल संस्था के रूप में बनाया गया। ऐतिहासिक घटना जैसे लातूर में, महाराष्ट्र लातूर में 93 में आया था, कोयना में 1967 में आया था, नेपाल में 2015 में बहुत खतरनाक भूकंप आया था, अल्लाह बांध बना था एक 1819 में एक भूकंप आया था कच्छ यानी गुजरात में। भूकंप के दौरान 16 किलोमीटर की प्राकृतिक एक आकृति बन गई थी, लैंडस्केप बन गया था, उसको अल्लाह बांध कहा गया था भूकंप आने से। ठीक है, तो 1819 की बात है ये। सुनामी क्या है, तो सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है बंदरगाह की ओर आने वाली समुद्री तरंगें। कारण किस वजह से, भूकंप, समुद्र में भूकंप आया, भूकंप की वजह से बंदरगाह की ओर आने वाली जो समुद्री तरंगे हैं, बंदरगाह यानी तटों की ओर आने वाली तरंगे। हिंद महासागर में सुनामी आई थी भाई 2004 में, आपको पता है, और हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। वास्तव में जो सुनामी जो भूकंप आया था वो सुमात्रा में आया था, इंडोनेशिया है जो अपना अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार के आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे आपको है ना सुमात्रा मिलेगा, सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का है, वहां पर भूकंप आया था, है नहीं, वहां पर भूकंप आया था, वहां सुनामी आई थी। वो सुनामी बढ़ते हुए भारत तक पहुंची तो हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इसमें क्या हुआ था, भारतीय प्लेट का बर्मा प्लेट के नीचे, एक बर्मा प्लेट अलग से छोटी छोटी प्लेट है, उसके नीचे सबडक्शन हुआ था, तो भारतीय प्लेट घुस गई थी कहां पर, बर्मा प्लेट के नीचे, तो यहां पर इस वजह से आया था। मेगा थ्रस्ट भूकंप कहते हैं इसको, बहुत बड़ा भूकंप आया था। तो ठीक है, तो इस वजह से भूकंप आया था, समुद्र में भूकंप आया था, तो उसी समुद्र में भूकंप आने से 2004 में सुनामी आई थी। जब समुद्र में भूकंप आता है तो तरंगे बनती हैं, उसी को सुनामी कहते हैं। भुज में 2001 में भूकंप आया था, कच्छ में मुख्य भ्रंश है ना, फॉल्ट, वहां पर भ्रंश तल बने हैं, फॉल्ट लाइन है, इसको इंट्रा प्लेट बोलते हैं। प्लेट के बीच में ही जब कभी भूकंप आ जाए, जैसे ये प्लेट है, यहाँ ये सिक्योर है, बट यहाँ पर भी कहीं भूकंप आया, इसको बोलते हैं अंतर प्लेट भूकंप, इंट्रा प्लेट, प्लेट के अंदर आ गया। ये तो प्लेट एक ही है, जबकि ज्यादातर जो भूकंप आते हैं वो प्लेटों के सीमांतों पर आते हैं, बीच में नहीं आते हैं, तो ये इंट्रा प्लेट है। NIOT राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी 1993 में बनी थी। इसने सुनामी वॉइस सेंसर का विकास किया है, सुनामी की है ना जानकारी देने के लिए, सुनामी को समझने के लिए। सुनामी रेडी गांव, सुनामी के प्रति रेडी गांव जो है वो यूनेस्को ने उड़ीसा के 2 गांवों को घोषित किया है सुनामी के प्रति रेडी, मतलब वो सुनामी के प्रति सहनशील है। SOI सर्वे ऑफ इंडिया 1767 में इसने टाइड गॉज, टाइड यानी जो ज्वार आते हैं ना समुद्र में, ज्वार भाटा, टाइड गॉज के माध्यम से निगरानी करता है सर्वे ऑफ इंडिया, किस पर, भूकंप की तरंगों पर या उस पर, सुनामी पर। IMD भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और NCS समुद्र में 6.5 से अधिक तीव्रता वाले भूकंपों की पहचान करता है। ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, तो भारत का भूकंप विज्ञान का केंद्र है। IMD भारत का मौसम विभाग और भारत का भूकंप केंद्र, ये 6.5 से अधिक जो मैग्नीट्यूड वाले भूकंप होते हैं है ना, उनकी पहचान करता है ये। ठीक है, ये विभाग। आगे बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब भूकंप खत्म, सुनामी भी खत्म, अब बात आती है चक्रवात की। बहुत चक्रवात आप नाम सुनते होंगे। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, भारत उष्ण कटिबंधीय देश है। उष्ण कटिबंधीय मतलब भारत जो है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच है, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। तो इसी क्षेत्र में अगर जो भूकंप वो चक्रवात आएंगे उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या TRS भी कहते हैं इसको, ट्रॉपिकल रिवॉल्विंग सिस्टम। रिवॉल्विंग क्योंकि रिवॉल्व करता है, ऐसे ऐसे बनते हैं, इसको है ना चक्रवात बोलते हैं इसको। ठीक है, चक्करदार हवाएं, इसको ट्रॉपिकल रिवॉल्विंग सिस्टम भी बोलते हैं।
इस बात को आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें हम देखें तो है क्या। WMO जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, इसने वायु की गति के आधार पर वर्गीकरण किया है। अगर वायु की गति 16 मीटर पर सेकंड से कम है, 16 मीटर पर सेकंड से जो हवा है उसकी गति कम है, तो उसको हम कहेंगे ट्रॉपिकल डिप्रेशन बन रहा है, या लो उष्ण कटिबंधीय अवदाव का क्षेत्र। अवदाव यानी वहां पर भूकंप, वहां पर चक्रवात आ सकता है। ठीक है, भूकंप को छोड़ दीजिए, अब भूकंप खत्म हो चुका। 16 मीटर प्रति सेकंड से अगर कम है तो वहां पर ट्रॉपिकल डिप्रेशन है, या ट्रॉपिकल लो बोलते हैं, जिसको उष्ण कटिबंधीय अवदाव। ठीक है, अगर वहां हवा की गति और बढ़ी, आपको ये पता होना चाहिए हवा की गति कब तेज चलती है, जहां पर हवा ना हो, तो यहां पर हवा ना हो तो चारों तरफ से हवाएं आती हैं इस स्थान को भरने के लिए, तो गति बहुत तेजी से चलती है। ठीक है, इसी को चक्रवात ही कहते हैं जब ये घूमने लगता है। ठीक, तो अगर हवा की गति 16 मीटर प्रति सेकंड से कम है तो वो क्या है, वो अवदाव है, उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल डिप्रेशन है, या लो है। ठीक है, 16 मीटर से 32 मीटर प्रति सेकंड है, गति ज्यादा हो गई, ट्रॉपिकल स्टॉर्म, उष्ण कटिबंधीय तूफान बन गया ये। अगर 32 मीटर प्रति सेकंड से हवा की गति है तेज, तो वो बन गया ट्रॉपिकल साइक्लोन, वो बन गया चक्रवात, और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से है, 32 मीटर प्रति सेकंड से अधिक होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन में। ट्रॉपिकल साइक्लोन के स्थानीय नामकरण देख लीजिए, नॉमेनक्लेचर लोकल। चीन सागर में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं उनको टाइफून कहते हैं। जापान सागर में जो आते हैं उनको टाइफू कहते हैं। फिलीपींस में बैग्यू या बैगेओ कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली कहा जाता है। हिंद महासागर में चक्रवात कहा जाता है। अमेरिका में हरिकेन कहा जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे, किस देश में चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, वैश्विक मौसम विज्ञान निकाय, ग्लोबल मीटेरोलॉजिकल बॉडीज, है ना। तो विश्व मौसम विज्ञान निकाय में हम बात करेंगे, यहां पर देख लीजिए, RSMC, रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटेरोलॉजिकल सेंटर, क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र। ये 6 है पूरे, है ना, पूरे विश्व में 6 सेंटर हैं ऐसे मौसम विज्ञान के लिए। मौसम विज्ञान यानी चक्रवात के बारे में जो जानकारी दे, तो RSMC ये WMO के तहत है, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। विश्व मौसम विज्ञान जो संगठन है उसके द्वारा एक प्रोग्राम चला गया है, वर्ल्ड वेदर वॉच, यानी विश्व की वेदरमान मौसम की वॉच, उस पर निगरानी रखें। इस कार्यक्रम के तहत पूरे विश्व में 6 RSMC बनाए गए हैं, क्षेत्रीय, रीजनल माने क्षेत्रीय, विशिष्ट स्पेशलाइज्ड मौसम विज्ञान केंद्र। ठीक है, तो 6 बनाए गए हैं। तो वो 6 कहां पर है, वो 6 ये हैं। एक है नई दिल्ली में, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मौसम विज्ञान को देखता है कि चक्रवात बन रहे हैं, क्या हो रहा है। और इस नई दिल्ली में जो है, इसमें 13 देशों के लिए भारत देखता है, भारत काम करता है। और भारत की IMD, विश्व भारतीय मौसम विज्ञान संगठन जो विभाग है, IMD, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के तहत है। और ये भी आता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तहत आता है। तो 13 देश इसमें है शामिल। मियामी है, मियामी जो है वो शहर है अमेरिका का, तो वो देखता है उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत महासागर में मौसम को। टोक्यो जापान उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में मौसम को देखता है। होनोलुलु USA में है, मध्य उत्तरी, है ना, प्रशांत महासागर को देखता है। ला रियूनियन फ्रांस में है, दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर को देखता है। नाडी फिजी में है, दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर को। अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग महासागरों पर, है ना, वो मौसम जो वेदर कंडीशंस देखने के लिए अलग अलग RSMC बनाए गए। तो 6 RSMC है। TCWC भी बनाए गए हैं कुछ, ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय, साइक्लोन यानी चक्रवात, वार्निंग सेंटर, कुछ सेंटर चेतावनी केंद्र भी बनाए गए हैं इनके अलावा। यूनेस्कैप क्या है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल
आर्थिक और सामाजिक कमीशन यानी आयोग ऑन एशिया पैसिफिक, एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए 1972 में बना था, उसको छोड़ दीजिए। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है, तो उष्ण कटिबंधीय महासागर की सतह पर बनते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय महासागर की सतह पर वृत्ताकार समदाब रेखाएं, वृत्ताकार समदाब यानी यहां पर जितना दाब होगा यहां पर उतना होगा, समदाब, वृत्ताकार समदाब रेखाएं से घिरे हुए निम्न वायुदाब का केंद्र। यहां पर वायुदाब बिल्कुल नहीं है, यहां पे हवा बिल्कुल है ही नहीं, तो चारों तरफ से हवाएं आएंगे इसमें, चारों तरफ से इसमें हवाएं आएंगी, है ना, तो इसी को चक्रवात कहेंगे। तो उष्ण कटिबंधीय महासागर की सतह पर बनते हैं। वैसे जो आपने सुना होगा कि जल धीमे धीमे गर्म होता है, धीमे धीमे ठंडा होता है। जल जो है वो साल भर मतलब ज्यादा उसमें तापमान का अंतर नहीं देखा जा सकता, लेकिन जब तापमान ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा पता है आपको? अगर पानी का तापमान ज्यादा हो जाएगा, आपको पता है जहां का तापमान ज्यादा, वहां की वायु गर्म होकर कहां चली गई? ऊपर उठ गई, आरोहण हो गया, तो ए स्थान हो गया खाली। इस खाली स्थान में हवा नहीं है, तो चारों तरफ से हवाएं आएंगी। तो ऐसा समुद्र की सतह पर अगर हो तो वो चक्रवात है। चक्रवात की वायु की दिशा, विंड डायरेक्शन देख लीजिए। उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त काउंटर क्लॉकवाइज, उत्तरी गोलार्ध में, है ना, आपने पढ़ा होगा फेरल का नियम, भूगोल में फेरल का नियम पढ़ाया जाता है। उसमें हवाओं की जो दिशा होती है वो निकाली जाती है कि हवाएं कैसे चलेंगी, ठीक है। तो एक फेरल थे, उन्होंने कहा था कि जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें जो चक्रवात बनेंगे या हवाएं चलेंगे वामावर्त कर चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उसमें जो हवाएं चलेंगी वो ऐसी चलेंगी। ये तो हो गया क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बनाना था, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं, उन्होंने ये बताया था। एंटी क्लॉकवाइज माने घड़ी अगर मैं यहां पर रख दूं तो वो ऐसे चलेगी, बट ये ऐसे चलती है। तो यहां पर अगर कोई बनेगा, मान लीजिए ये लो प्रेशर का क्षेत्र है, यहां पर हवाएं आएंगी कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। देखिए इसकी दिशा कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। इसकी दिशा कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। देख लीजिए आप, एंटी क्लॉकवाइज आ रही हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। दक्षिणी गोलार्ध में अगर यही स्थिति बनेगी, है ना, तो उसमें फिर क्लॉकवाइज आएंगी। कैसी आएंगी? क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में, और यहां पर आएंगे घड़ी की जो घड़ी जैसी चलती है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे आएंगे। तो ये तो क्लॉकवाइज हुआ ना, घड़ी की दिशा में। केंद्र की ओर आने वाली हवाओं की गति है ये, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन की उत्पत्ति हेतु आवश्यक दशाएं कैसे उत्पन्न होते हैं? तो कंडीशन 1, इसे ऊर्जा की प्राप्ति, ऊर्जा चाहिए ना, क्योंकि वो नुकसान पहुंचाता है चक्रवात, तो उसको ऊर्जा, कोई भी चीज को काम करने में ऊर्जा लगती है, तो उसको ऊर्जा कहां से मिलेगी? तो संघनन के समय निष्कासित ऊर्जा। समुद्र का स्थल है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, बाष्पीकरण हो रहा है, बाष्पीकरण होने से और समुद्र की सतह गर्म हो रही है, गर्म होने से जल ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ऊर्जा की प्राप्ति जो होगी वो संघनन के समय जब बादल बनेंगे थोड़ी ऊंचाई पर जाकर, तो बादल बनकर वो बरस जाएंगे। अब जब वो बादल, वो गैस के रूप में पानी जब गया था बाष्पीकृत होकर, तो पता है वो अपने साथ ऊष्मा ले गया था, उसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। जब पानी बरस जाएगा तो वो गुप्त ऊष्मा वातावरण में छोड़ देगा, तो वो संघनन के समय निष्कासित जो ऊर्जा होती है वो, उससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यहां पर देखिए जल वाष्प जो है, जल की वाष्प बनी थी पानी के बाष्पीकरण से, उसके अंदर गुप्त ऊष्मा है। अब वो जब जल की बूंदें बन गई तो जो संवेदी ऊष्मा है, गुप्त ऊष्मा बदल गई संवेदी ऊष्मा में। अब उसको हम सेंस करने लगेंगे, उसमें जो छिपी हुई थी ऊष्मा, अब उसको हम सेंस करने लगेंगे। वातावरण का तापमान बढ़ जाएगा, संवेदी ऊष्मा, तो वायु का तापमान बढ़ जाएगा, जल की सतह का तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वायुमंडलीय आर्द्रता औसत से अधिक हो, आर्द्रता ह्यूमिडिटी औसत से क्या हो? ज्यादा हो वायुमंडल में, तो बाष्पीकरण प्रभावशाली होगा, तभी तो होगी। वायुमंडलीय आर्द्रता से अधिक, ठीक है। दूसरा है MSST, मिनिमम
सी मिनिमम सी यानी कम से कम, सी माना समुद्र का, सरफेस यानी सतह का, टेम्परेचर यानी तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समुद्र में चक्रवात बनना है तो समुद्र की जो सतह है जहां पर वो बन रहा है वहां पर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, इससे कम पर चक्रवात नहीं बनेंगे। ठीक है। कंडीशन दूसरी है चक्रीय प्रवाह हेतु। अब वो चक्र के रूप में घूमेगा ना, ऐसे ऐसे घूमता है वो, तो घूमने के लिए क्या चाहिए, तो एक बल होता है कोरियोलिस बल। धरती घूम रही है ना, धरती घूम रही है तो एक बल काम करता है कोरियोलिस बल। आप सिंपल समझ जाइए, उतना भूगोल में मत जाइए। तो कोरियोलिस बल के कारण क्या होता है, विषुवत रेखा पे 0 होता है, ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। कोरियोलिस बल ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है और विषुवत रेखा पर बिल्कुल कम होता है। तो विषुवत रेखा पर जब कोरियोलिस बल है ही नहीं तो जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है वहां पर नहीं आएंगे। जो विषुवत रेखा है ना वहां पर चक्रवात नहीं बनते। क्यों नहीं बनते, क्योंकि वहां पर कोरियोलिस बल है ही नहीं जो हवाओं को घुमाए। तो थोड़ा ऊपर जाओ आप, तो ऊपर जाने या नीचे जाने पर उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में तो जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर ये स्थिति देखने को मिल जाएगी, क्योंकि वहां पर कोरियोलिस बल काम करता है, विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल काम नहीं करता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन की उत्पत्ति हेतु आवश्यक दशाएं। ट्रॉपिकल साइक्लोन की उत्पत्ति हेतु आवश्यक दशाएं। कंडीशन तीसरी, निम्न वायु दाब का क्षेत्र होना चाहिए। सतह जो समुद्र की सतह है वहां पर निम्न वायु दाब, वहां पर वायु दाब कम होना चाहिए, वायु का दबाव कम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वहां पर अधिक तापमान है तो वायु ऊपर उठकर चली गई। ITCZ का विस्थापन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ, ये सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र होता है ITCZ, है ना। उष्ण कटिबंधीय महासागर की सतह पर क्या बनता है, ITCZ बनता है। इंटर ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल के बीच में, जो कर्क और मकर रेखा के बीच में है तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। कन्वर्जेंस जोन का मतलब होता है वहां जहां पर हवाएं आकर मिले। मान लीजिए यहां पर हवाएं आकर मिले तो इसको कन्वर्जेंस जोन कहेंगे। तो एक ITCZ अगर समुद्र पे बन गया, समुद्र पर क्या हो गया, तापमान ज्यादा और वहां पर हवा जो वायु दाब है वो कम हो गया तो हवाएं वहां पर मिलेगी तो ITCZ वहां पर आ गया। और पांचवा है जेट स्ट्रीम की अनुपस्थिति। जेट स्ट्रीम चलती है क्षोभ सीमा पर, ट्रोपोपॉज पर। हम यहां से 10-15 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो वहां पर चलती हैं बहुत तेजी से हवाएं, जेट की तरह, जेट स्ट्रीम। तो वो भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पता है जो ये चक्रवात होते हैं ये केवल इतने नहीं चलते, ये पूरा 10 किलोमीटर ऊपर दायरे में से घूम घूम कर चलते हैं। तो अगर जेट स्ट्रीम होगी तो वो खत्म कर देंगे इसको, तो जेट स्ट्रीम नहीं होना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में होता क्या है, समदाब रेखाएं 10 मिलीबार के अंतराल पर होती हैं। मतलब अगर ए है मान लीजिए 100 मिलीबार तो अगली होगी, अगली तो ज्यादा होगी ना, बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं, 110 मिलीबार, फिर 120 मिलीबार, ऐसा होगा। ऊर्ध्वाधर विस्तार होता है इसका, मैंने बताया है कि पता है अकेला जी ऊर्ध्वाधर भी चलता है, ऐसा चलता चक्रवात। चक्रवात जो है ना वो और एक क्षोभ सीमा तक जाता है। मतलब ये पूरा सोच लीजिए 10-12 किलोमीटर तक का चक्कर चलता है, समुद्र की सतह से क्षोभ सीमा तक जाता है। केंद्र, इसका जो केंद्र है इसको बोलते हैं है ना चक्रवात की आंख, आई ऑफ द साइक्लोन। यहां पर वर्षा नहीं होती। क्यों, क्योंकि यहां पर तो यहां से हवाएं उठकर ऊपर गई हैं ना, तो हवाएं तो ऐसे गोल गोल घूम रही हैं तो इस पर वर्षा नहीं होती है। आई बॉल यहां पर अधिक वर्षा होती है। जो आई बॉल है यहां पर, आंख की दीवार है, यहां पर ज्यादा वर्षा होगी, क्योंकि यहां पर हवाएं जो है वो ऊपर उठ रही हैं, ऊपर जाकर ठंडी होंगी तो यहां पर बारिश होगी, यहां पर बारिश नहीं होगी। ट्विन साइक्लोन एक ही देशांतर पर जब दो चक्रवात बन जाए, जैसे एक देशांतर रेखा है उस पर अगर दो चक्रवात बन गए तो उसको ट्विन साइक्लोन कहा जाता है। ट्विन माने जुड़वा। ठीक है, इसको आप देखिए, मान लीजिए एक देशांतर रेखा, यहां पर एक ए है एक ए है, दो साइक्लोन बना गया तो इसको ट्विन साइक्लोन। फ्यूजीवारा इफेक्ट क्या होता है, दो चक्रवात अगर टकरा जाए, एक चक्रवात घूम रहा था दूसरा आके उससे टकरा गया तो इसको फ्यूजीवारा इफेक्ट कहते हैं। बॉम्ब साइक्लोन क्या होता है, जो मध्य अक्षांश में बनते हैं, जो यानी 66 डिग्री 50 डिग्री के आसपास बनते हैं, शीतोष्ण चक्रवात जो होते हैं उनको बॉम्ब साइक्लोन कहते हैं।
भारत में चक्रवात, आईएमडी की चेतावनी और न्यूनीकरण। भारत में चक्रवात देखिए 1970 में भूला चक्रवात आया था पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में, सबसे घातक अभी तक का। भोला नाम था, भोला, 1970 में। फिर 1999 में आया था उड़ीसा सुपर साइक्लोन। जब उड़ीसा में हजारों लोगों की मृत्यु हुई तो भारत सरकार ने लक्ष्य रखा 0 कैजुअलिटी का, कि अब एक भी व्यक्ति मरना नहीं चाहिए आपदा से। 0 कैजुअलिटी, 0 माने शून्य, कैजुअलिटी माने मृतक था। तो अब आईएमडी वार्निंग सिस्टम देती है, भारतीय मौसम विज्ञान जो विभाग है वो चेतावनी देता है। उसका देखिए 4 चरणों में उसकी चेतावनी होती है ना, चक्रवात की। स्टेप 1 में प्री साइक्लोन वॉच, साइक्लोन के पहले वॉच यानी वो निगरानी रखता है 72 घंटे पहले। दूसरे चरण में साइक्लोन अलर्ट, साइक्लोन के लिए अलर्ट जारी कर देता है, पीला कोड, पीले रंग को दर्शाता है 48 घंटा पहले। तीसरे स्टेप में साइक्लोन की वार्निंग दे देता है, चेतावनी 24 घंटे पहले, ऑरेंज कोड होता है। और सबसे आखिरी कोड होता है पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक, 12 घंटे पहले, लाल कोड, यानी अब चक्रवात आने वाला है, भाग जाइए। भागना तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, इवैक्यूएट करिए उनको, खाली कीजिए स्थानों को। तो ये आईएमडी के द्वारा 4 स्टेप अपनाए जाते हैं। मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स, एनसीआरएमपी क्या है, नेशनल साइक्लोन, राष्ट्रीय साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन। जो राष्ट्रीय चक्रवात का रिस्क जोखिम है उसको हमें कम करना है, ऐसा प्रोजेक्ट 2011 में चलाया गया था। गृह मंत्रालय और विश्व बैंक इसमें फंडिंग कर रहा है। EWDS, अर्ली वार्निंग, यानी प्रारंभिक में चेतावनी दे दो, डिसेमिनेशन सिस्टम। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये चेतावनी प्रणाली थी। लेटेस्ट चक्रवात देख लीजिए, अरब सागर में कौन कौन आए हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। और बंगाल की खाड़ी में कौन से आए हैं लेटेस्ट। तो 2023 में बिपरजॉय आया था अरब सागर में, गुजरात के तट पर टकराया था, नामकरण जिसका रखा था बांग्लादेश में। अलग अलग देश नाम रखते हैं इसको, है ना। तो बिपरजॉय कहाँ का है, अरब सागर का, गुजरात पर टकराया था। ताउते भी आया था, ये भी टकराया 2021 में पश्चिमी तट पर, मतलब केरल से लेकर गुजरात तक। अरब सागर में आएगा तो आप नक्शे में देख ही रहे हैं, अरब सागर में आएगा तो वो केरल से गुजरात तक के तट को प्रभावित करेगा। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, इसका नाम म्यांमार ने रखा था। क्वेश्चन अगर होगा तो ज्यादातर वो ऐसा पूछ सकता है यूपी कि इनमें से कौन से चक्रवात अरब सागर के चक्रवात हैं या बंगाल की खाड़ी के चक्रवात हैं, ऐसा हो सकता है। बंगाल की खाड़ी में एक रेमल चक्रवात आया था 2024 में, नामकरण जिसका नाम ओमान ने रखा था। ये पूर्वी तटों को प्रभावित करेगा। पूर्वी तट पर यही तो है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बांग्लादेश, है ना। मिचोंग 2023 में नामकरण म्यांमार ने रखा था, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। हामून 2023 नामकरण ईरान ने रखा था। मोचा 2023 में ये भी बंगाल की खाड़ी में आया था, म्यांमार और बांग्लादेश को नुकसान पहुंचा था। यमन ने इसका नामकरण किया था। वर्तमान में एक BOV, बे ऑफ बंगाल, बे यानी खाड़ी, ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में एक दाव बन रहा है, एक अवदाव बन रहा है, डिप्रेशन बन रहा है। मैंने कहा था डिप्रेशन। तो वहां पर एक BOV-01 सिस्टम, बे ऑफ बंगाल, गहरा दबाव का क्षेत्र बन रहा है। अभी उस पर नजर जारी है आईएमडी की, कहीं वो साइक्लोन में कन्वर्ट ना हो जाए। तो अभी BOV-01 चर्चा में, इसको ध्यान रखेंगे आप। सूखा क्या होता है, ड्रॉट। तो सूखा को घोषित करता है कृषि मंत्रालय। कृषि मंत्रालय की एक सूखा प्रबंधन नियमावली है, सूखा, ड्रॉट मैनेजमेंट रूल्स। भारत में सूखा प्रभावित क्षेत्र ज्यादातर देखते हैं, बुंदेलखंड को कहा जाता है विदर्भ। विदर्भ कहां पर है, कर्नाटक और महाराष्ट्र में अधिकतर है। वहां पर क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश है, मतलब ऐसा है, एक पहाड़ है। यहां से जब अरब सागर से, है ना, बादल आते हैं तो वो यहाँ पर पानी बरसकर ऊंचाई पर जाकर यहीं पे इस तरफ टपका देते हैं, बाकी ये बिना पानी के लौटते हैं इस तरफ। तो ये वृष्टि छाया, यानी वृष्टि यानी वर्षा की छाया है, यहाँ पर पानी नहीं बरस रहा है, तो उस प्रदेश में है विदर्भ। वर्षा सामान्य से 25 से 50% कम हो तो उसको सामान्य सूखा कहा जाता है, 25 से 50%। 50% से अधिक हो तो उसको गंभीर सूखा की कैटेगरी में डाला जाता है। ज्वालामुखी द्वीप भारत में 2 है, बैरन द्वीप जो कि सक्रिय है, नारकोंडम द्वीप जो कि सुप्त है ना, सुसुप्त है, डोरमेंट है। दोनों अंडमान निकोबार में है भारत के ज्वालामुखी। बाढ़, फ्लड, नदी का जलस्तर जब खतरे के निशान को पार कर जाए उसको बाढ़ कहते हैं। बाढ़ का प्रबंधन कौन करता है, केंद्रीय जल आयोग, है ना, CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन, रियल टाइम डेटा जारी करता है बाढ़ के। ठीक है,
आगे बात करते हैं भारत में कुछ है ना आपदाएं, उनके बारे में आपको जानना चाहिए। 2018 में केरल में बाढ़ आई थी। 2014 में हुदहुद चक्रवात आया था, आंध्र प्रदेश में बहुत तबाही मचाई थी। 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ आई थी। आपको पता है केदारनाथ में बहुत भयंकर, इसको हिमालयी सुनामी के नाम से भी जाना जाता है। 2005 में कश्मीर में भूकंप आया था। 1971 में उड़ीसा में चक्रवात आया था। 1950 में असम में भूकंप आया था। 2020 में विशाखापत्तनम में गैस रिसाव हो गया था स्टाइरिन गैस का। 2005 में मुंबई में बाढ़ आई थी। 1997 में उपहार सिनेमा कांड हुआ था दिल्ली में। उपहार जो सिनेमा कांड लोग देखने गए थे, वहां पर स्टाम्प पैड भगदड़ मच गई थी, तो लोग बहुत सारे लोग मारे गए थे, जैसे पिछली साल कुंभ मेला में है ना भगदड़ मचने के कारण। 1995 में डबवाली अग्निकांड हरियाणा में हुआ था, है ना, एक स्कूल में आग लग गई थी, है ना, बहुत बच्चे मारे गए थे। 1975 में चास नाला खान दुर्घटना हुई थी धनबाद झारखंड में, उसमें कई सैकड़ों लोग है ना दबकर पानी भर गया था उस खान में लोग मारे गए थे। 1979 में मच्छू बांध विफलता, मोरबी गुजरात में एक मच्छू बांध बनाया गया था, पूरे मोरबी में पानी फैल गया था, मोरबी शहर में। WMO का मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। एनडीआरएफ कैडर का प्रबंधन कौन करता है? गृह मंत्रालय। एनडीआरएफ कैडर नहीं होना चाहिए, एनडीआरएफ फंड होना चाहिए, एनडीआरएफ निधि। एनडीआरएफ का जो पैसा होता है उसको कौन देखता है, प्रबंधन करता है? गृह मंत्रालय, क्योंकि वो नोडल मंत्रालय है आपदाओं के लिए। उत्तरी हिंद महासागर में चक्रवात नामकरण वाले देश कितने हैं? 13। उत्तरी हिंद महासागर में अगर चक्रवात आता है तो अलग अलग देश नाम देते हैं, तो ऐसे देश जो है वो 13 हैं। सर्वाधिक आघात बंगाल की खाड़ी में है। सबसे ज्यादा चक्रवात कहां पर आते हैं? बंगाल की खाड़ी में। हीट वेव को अगर आपदा घोषित करनी है तो राज्य सरकारें आपदा घोषित कर सकती है। लू को, जो गर्मियों में लू चलती है, हीट वेव, हीट स्ट्रोक, उनको राज्य सरकारें घोषित कर सकती हैं केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार। हिमस्खलन, जिसको एवलांस भी कहते हैं, बर्फ का खिसकना, जो ग्लेशियर है वो खिसकते हैं, वो भी एक आपदा है। इसको DGRA निगरानी करता है। रक्षा भूविज्ञान भू सूचना विज्ञान अनुसंधान इसको देखता है। आगे चलते हैं। जीरो कैजुअलिटी मतलब कोई एक भी व्यक्ति ना मरे। डिजास्टर मैनेजमेंट, जीरो कैजुअलिटी का लक्ष्य सबसे पहले कब पाया सफलता भारत ने? तो 2013 में पहली बार भारत ने जीरो कैजुअलिटी का लक्ष्य पाया। 2013 में 2013 में फैगलिन चक्रवात आया था, तब एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई थी, तो जीरो कैजुअलिटी का लक्ष्य तब पाया था। भूस्खलन लैंड स्लाइडिंग संवेदनशीलता का मानचित्र जो है वो कौन बनाता है? GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। तो जो लैंड स्लाइडिंग होती है ना, पहाड़ों पर जो मिट्टी है या जो अवसाद है वो रखे हैं, वो खिसक जाते हैं। जैसे हिमालयी क्षेत्रों में पहाड़ों पर से जो अवसाद है वो खिसक जाते हैं और रोडों के ऊपर रोड बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं भूस्खलन, लैंड स्लाइडिंग। इसका मानचित्र बनाता है GSI। आपदा प्रबंधन में 4 चरण होते हैं, आपको पहले ही बता दिया गया है ना। समन करो, मिटिगेट करो, रोको, तैयारी करो, प्रिपेयर्डनेस, प्रतिक्रिया, अगर आ गई है तो रिस्पॉन्स दो आपदा, और बाद में सुधार, कुछ सीखो। आगे बात करते हैं NDMA एक्ट 2005 और जिसमें संशोधन हुआ 2025 में। इसमें कुछ धाराएं रह गई हैं, उनको आप देख लीजिए। जैसे धारा 32 में है जिला स्तर पर विभिन्न प्राधिकरण जो हैं उनके द्वारा योजनाएं तैयार करना, उनका कार्यान्वयन करना। जिला स्तर के अलग अलग प्राधिकरण अपनी योजनाएं बनाएंगे, है ना, आपदा प्रबंधन योजना, उनका कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। धारा 33 में क्या कहा गया है? जिला प्राधिकरण द्वारा अध्यादेश, जिला प्राधिकरण जो है वो अध्यादेश जारी करके है ना आपदा प्रबंधन कर सकता है। धारा 34 में किसी आपदा की आशंका की स्थिति या दशा में जिला प्राधिकरण जो है DDMA, उसकी शक्तियां क्या हैं और कृत्य क्या है, वो क्या शक्ति होगी, DDMA की क्या काम होंगे। धारा 35 में केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय आपदा प्रबंधन में। 36 में भारत सरकार के मंत्रालय और विभागों के उत्तरदायित्व क्या है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में। 37 में भारत सरकार के मंत्रालय और विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाएं। हर मंत्रालय हर विभाग को अपनी आपदा प्रबंधन योजना बनानी है। कहां पर कहा गया है? धारा 37 में। 38 में कहा गया है राज्य सरकार द्वारा उपाय करना। 39 में राज्य सरकार के विभागों के उत्तरदायित्व। 40 इंपोर्टेंट है, राज्य सरकार के विभागों की आपदा प्रबंधन योजना है। तो एक 37 है, एक 40 है, अलग है ना। विभाग और जो है अपनी आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाएंगे। धारा 41 में स्थानीय प्राधिकारी के कृत्य, स्थानीय प्राधिकारी है लोकल स्तर पर, वो क्या काम करेंगे। 43 में NIDM, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अधिकारी और कर्मचारी। 45 में NDRF बल जो है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, उसका नियंत्रण और निर्देशन कौन करता है? NDMA। NDMA के अंतर्गत आती है NDRF।
49वें मंत्रालय और विभागों द्वारा निधियों का आवंटन। जो मंत्रालय और विभाग है वो आपदा प्रबंधन योजनाओं के लिए अपना फंड का आवंटन एलोकेशन करेंगे। 54 में मिथ्या चेतावनी हेतु दंड 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना। अगर कोई झूठी खबर फैला दे कि ये आपदा आ गई है झूठी, तो मिथ्या चेतावनी हेतु 1 साल का कारावास होगा, जुर्माना होगा। 61 में विभेद का प्रतिषेध। 61 में कहा गया जब भी कोई आपदा आए, लोगों को राहत और बचाव देने की बात आए, तो कोई लोगों में भेदभाव ना करे कि ये स्त्री है, पुरुष है, हिंदू है, मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है ना, ये इस जाति का है, इस जाति का है, बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए। सब लोगों को समान है ना राहत सामग्री दी जाए। 70 में वार्षिक रिपोर्ट। हर साल एनडीएमए एसडीएमए ये हर साल अपनी वार्षिक रिपोर्ट देते हैं। एनडीएमए देती है केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार 1 माह के भीतर उसको रखती है, संसद के समक्ष उस पर चर्चा होती है। और एसडीएमए देता है राज्य सरकार को, जो राज्य सरकार विधानमंडल के समक्ष रखाकर उसको चर्चा करवाती है। 71 में कहा गया है न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन। कोई मतलब एनडीएमए एसडीएमए डीडीएमए जो काम करेंगे तो उसमें कोर्ट अड़ंगा ना अड़ाएंगे, ठीक है, मतलब अधिकारिता का वर्जन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उसमें एक्शन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने पूरी आपदा प्रबंधन को खत्म कर दिया है। अब आशा करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी चीजें। इतनी ही करनी है। अब क्वेश्चन कहां से आएगा वो यूपी पर निर्भर है, बट जो मैक्सिमम चीजें हो सकती है उसको हमने करवा दिया है। आप लोग इसी को रटिए, बार बार पढ़िए, है ना, चीजें आपको आसान होगी। फिर हम कल करते हैं पूरा पर्यावरण खत्म। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।